हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रशांत। मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट में। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि टर्म्स जो यूज़ किए जाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, वो टर्म्स क्या होते हैं, जिसका सबसे आखिरी टर्म्स थी लिगेंड्स। तो हम लोग लिगेंड्स को अभी सामने और एलेबोरेट करके देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ लिगेंड हम लोग अभी देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ लिगेंड जो है वो किस बेसिस पे उसके टाइप्स हम लोग क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहला है मतलब हम लोग कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर एटम के ऊपर में हम लोग उसको क्लासिफाई करते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर मतलब वो उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर्स हैं उसके ऊपर में हम लोग लिगेंड्स को क्लासिफाई करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर जो है उसके ऊपर में इस लिगेंड को क्लासिफाई किया गया है। तो यहाँ पे जैसे कि देखिए मोनोडेंटेड लिगेंड्स, उसके बाद में है पॉलीडेंटेड लिगेंड्स, उसके बाद में है एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। अब मोनोडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं? अब मोनोडेंटेड लिगेंड्स में सबसे पहले आएगा सिंगल डोनर एटम, जिसमें जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करता है सामने कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करने के लिए। जैसे कि मोनोडेंटेड लिगेंड में क्या होगा कि वो ओनली वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं कि क्लोरीन निगेटिव, OH निगेटिव और Cn निगेटिव, ये जो है ये मोनोडेंटेड लिगेंड्स कहलाते हैं, क्योंकि इनके पास में सिर्फ एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि वो डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ठीक है। उसके बाद में आता है पॉलीडेंटेड लिगेंड्स। पॉलीडेंटेड लिगेंड में क्या होगा कि दो या दो से ज़्यादा डोनर एटम अटैच रहेंगे सेंट्रल मेटल आयन को। इसका मतलब इसमें दो या दो से ज़्यादा, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे देख रहे हैं जैसे एक है बाइडेंटेड लिगेंड, पॉलीडेंटेड में एक आता है बाइडेंटेड और एक हेक्साडेंटेड। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि दो या दो से ज़्यादा एटम्स अटैच रहेंगे किसको? सेंट्रल मेटल आयन को। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बाइडेंटेड लिगेंड में देखो ये है इथेन डायमाइन। इथेन डायमाइन में क्या है, दो नाइट्रोजन जो है अमाइन ग्रुप के, वो अपनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे जो इथेन डायमाइन है, इसके एक मॉलिक्यूल के दो एटम्स सेंट्रल मेटल आयन को अटैच होते हैं, जैसे कि दोनों नाइट्रोजन से ये अटैच रहेगा। उसके बाद में दूसरा है हमारे पास में सी, सिंगल बॉन्ड सी, जिसमें कि COO, सिंगल बॉन्ड COO। तो इसमें जो एक O है वो निगेटिवली चार्ज रहता है, जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके सेंट्रल मेटल आयन को अटैच होगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये बन जाता है बाइडेंटेड लिगेंड्स। इसको हम लोग कहेंगे बाइडेंटेड। बाइडेंटेड क्यों? क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल के दो एटम अटैच हैं, इसलिए बाइडेंटेड। ठीक है। उसके बाद में आता है हेक्साडेंटेड। अब हेक्साडेंटेड लिगेंड्स में EDTA, इथिलीन, इथिलीन डाई अमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। ठीक है। तो ये आता है हेक्साडेंटेड में। अब हेक्साडेंटेड में कैसे? एक्चुअली इसमें जो टेट्रा एसिटिक एसिड ग्रुप जो होता है, C डबल बॉन्ड O निगेटिव और C डबल बॉन्ड O निगेटिव, सेम इधर भी C डबल बॉन्ड O निगेटिव और इधर भी C डबल O निगेटिव। तो इसमें से एक एक ऑक्सीजन सेंट्रल मेटल आयन के साथ में अटैच होकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेंगे, इसमें यहाँ पे हम लोग इसको कहेंगे हेक्साडेंटेड। अब हेक्साडेंटेड क्यों? यहाँ पे चार ऑक्सीजन तो अपना एक एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेंगे ही करेंगे, साथ में उसमें नाइट्रोजन जो होता है वो भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड फॉर्म करता है। तो ऐसा EDTA में कितने बॉन्ड फॉर्म होंगे? तो एक EDTA मॉलिक्यूल 6 बॉन्ड्स फॉर्म करेगा, मतलब 6 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट रहेंगे सेंट्रल मेटल आयन के लिए। और इस तरीके से ये बन जाता है हेक्साडेंटेड, क्योंकि 6 बॉन्ड्स, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स वहाँ पे फॉर्म होंगे, जो कि सेंट्रल मेटल आयन के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होंगे। उसमें 4 एसिटिक एसिड ग्रुप वहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करेगा सेंट्रल मेटल आयन के साथ में, और 2 नाइट्रोजन जो है वो अपनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके वहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन के साथ में
बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो इस तरीके से ये बन जाता है हेक्साडेंटेड। हेक्साडेंटेड मतलब देयर आर 6 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर सेंट्रल मेटल आइटम। ठीक है, उसके बाद में आता है एम्बीडेंटेड। अब एम्बीडेंटेड क्या होता है? एम्बीडेंटेड में 2 डोनर एटम्स होते हैं। अब ये 2 डोनर एटम में से कोई भी एक बॉन्ड फॉर्म करेगा मेटल एटम के साथ में, कोई भी एक। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखो NO2 निगेटिव, NO2 निगेटिव वाला जो ग्रुप है ये मेटल को अटैच हुआ है। तो इसमें कभी नाइट्रोजन मेटल के साथ में बॉन्ड फॉर्म करेगा, मतलब नाइट्रोजन अपनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट करके वहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा, या ऑक्सीजन जो निगेटिवली चार्ज दिख रहा है वो ऑक्सीजन मेटल को अटैच हो सकता है। मतलब इसमें 2 पॉसिबिलिटीज है कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करने के। एक तो नाइट्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड मेटल के साथ में, या फिर ऑक्सीजन मेटल के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो इसमें 2 डोनर एटम हो गए जिसमें से कोई भी एक एटम मेटल के साथ में बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे इसको हम लोग कहेंगे, ऐसे लिगेंड्स को हम लोग कहेंगे एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स मतलब जिसमें 2 डोनर एटम हो और वो दोनों डोनर एटम में से कोई भी एक एटम उसके साथ में बॉन्ड, मेटल के साथ में बॉन्ड फॉर्म करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो इस तरीके से ये बन जाते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। ठीक है, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। फर्स्ट मोनोडेंटेड लिगेंड्स, सेकंड पॉलीडेंटेड लिगेंड्स एंड थर्ड एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। मोनोडेंटेड लिगेंड्स में सिंगल डोनर एटम रहेगा जो कि अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा, लाइक Cl निगेटिव, OH निगेटिव एंड Cn निगेटिव। पॉलीडेंटेड लिगेंड्स में 2 या 2 से ज़्यादा डोनर एटम रहेंगे जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ में अटैच रहेंगे। देखो, पॉलीडेंटेड और एम्बीडेंटेड में कंफ्यूज नहीं होना है। पॉलीडेंटेड में एक ही मॉलिक्यूल में एक साथ कई एटम्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। हालांकि एम्बीडेंटेड में कोई भी एक मेटल एटम, कोई भी एक एटम लिगेंड्स का जो होगा, लिगेंड्स में से कोई भी एक एटम मेटल के साथ में जुड़ेगा। जैसे कि NO2 में एक तो N जुड़ेगा या ऑक्सीजन जुड़ेगा, मतलब आइदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कैन फॉर्म बॉन्ड विद मेटल, सेंट्रल मेटल एटम। और पॉलीडेंटेड में क्या होता है? तो पॉलीडेंटेड में यहाँ पे एक साथ कई पॉइंट ऑफ अटैचमेंट्स रहते हैं। जैसे कि बाइडेंटेड में 2 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट रहेंगे जो कि हमने देखा इथिलीन डाइएमाइन में, और उसके बाद में दूसरा आता है हेक्साडेंटेड में जिसमें 6 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट्स है। तो इस तरीके से हम लोग लिगेंड्स को उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर एटम के ऊपर में क्लासीफाई करते हैं। सो गाइज, अभी हम लोग देखेंगे चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। तो चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है? सिंपली चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन जो होगा, जिसमें जो कॉम्प्लेक्स के ऊपर में जो चार्ज होता है उसका चार्ज नंबर क्या है, तो वो हमको कैलकुलेट करना होता है। जैसे कि सिंपल है फ्रेंड्स, इसमें जो आपको यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स स्फीयर के ऊपर में, मतलब कॉम्प्लेक्स के ऊपर में जो चार्ज दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 4 निगेटिव। ठीक है, तो ये 4 निगेटिव जो है ये कॉम्प्लेक्स का चार्ज नंबर है। ओके, जो कि मतलब विजिबल होता है। विजिबल मतलब हम लोग ये कहेंगे कि वो दिया जाता है, एग्जांपल जो हमको दिया जाएगा उसमें चार्ज नंबर उसका दिया जाएगा। 4 निगेटिव, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक तो 4 ये हम लोग ये कहेंगे कि 4 प्राइमरी वैलेंसीज उससे जुड़ी हुई थी। प्राइमरी वैलेंसीज का जैसे कि 4 पोटेशियम हो सकता है, वहाँ पे 4 पोटेशियम आयंस जुड़े हो। ठीक है, तो जो कि आयोनाइज होने के बाद में K पॉजिटिव बन गया, 4K पॉजिटिव, और यहाँ पे 4 निगेटिव इसके ऊपर में चार्ज आ गया हो। ठीक है, तो ये जो है ये इसका चार्ज नंबर कहलाता है। चार्ज नंबर मतलब द चार्ज ऑन दी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इसमें अभी हमको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है, किसका? सेंट्रल मेटल एटम का। तो सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पे फ्रेंड्स कौन है? Fe। Fe यहाँ पे हमारा सेंट्रल मेटल एटम है। तो इसमें हमको Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है। सो वो अननोन होने की वजह से लेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इज X, हम लोग उसको X कंसिडर करेंगे।
तो उसके बाद में एक सिंपल सा इक्वेशन है जो हमको लिखना होता है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe लाइक X प्लस चार्ज ऑन चार्ज ऑन Cn। Cn का मतलब साइनाइड ग्रुप, यहाँ पे जो साइनाइड ग्रुप जो जुड़ा हुआ है उसके ऊपर का चार्ज। हमको पता है कि जो साइनाइड है वो मोनोडेंटेड लिगेंड्स है। मोनोडेंटेड का मतलब इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर होती है डोनेट करने के लिए, इसीलिए इसके ऊपर में सिंगल नेगेटिव चार्ज रहेगा साइनाइड के ऊपर में। फ्रेंड्स, आपको इसमें आपके बुक में एक टेबल दिया गया है। उस टेबल में जो लिगेंड्स हैं वो लिगेंड्स के ऊपर में चार्ज कितना रहता है ये आपको दिया जाता है। तो वो कुछ लिगेंड्स आपको याद रखने पड़ेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम में डिफ़िकल्टी ना जाए। वैसे भी Cn की अगर हम लोग बात करते हैं तो साइनाइड के ऊपर में एक सिंगल नेगेटिव चार्ज रहता है, ये तो हमको पता ही है। जैसे कि Cl वगैरह आता है तो Cl तो काफ़ी आसान होता है, हमको पता है कि Cl के ऊपर में सिंगल नेगेटिव रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज ऑन Cn रहेगा सिंगल नेगेटिव। और ऐसे कितने Cn है यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल आइटम से जुड़े हैं? 6। तो इसके हिसाब से पूरा टोटल चार्ज जो कि अपने फेरस से जुड़ा हुआ है कितना होगा? 6 × -1 -1 मतलब चार्ज ऑन Cn। टोटल ये हो गया आपका टोटल चार्ज ऑन Cn, ठीक है। कितने Cn है? 6 Cn है। कितना चार्ज होता है? -1। तो टोटल चार्ज कितना हुआ? 6 × -1 इक्वल्स टू चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। जो भी चार्ज रहेगा कॉम्प्लेक्स का वो हमको इक्वल टू के राइट हैंड साइड में लिखना है। तो राइट हैंड साइड में हमने यहाँ पे लिख दिया है -4, क्योंकि ऊपर में ऑलरेडी हमको दिख रहा है। अगर हाँ यहाँ पे अगर कोई चार्ज अगर आपको दिया नहीं होगा, जैसे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखने का, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखना है, और अगर नहीं दिया है इसका मतलब वो न्यूट्रल है तो आपको यहाँ पे 0 लिखना है। अगर नहीं दिया है तो सेम एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे सामने में। तो इसमें अभी कैलकुलेशन अगर हम लोग करेंगे तो x - 6 = -4 एंड -6 जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो राइट हैंड साइड में जाने के बाद में x = ये बन जाएगा -4 + 6, ठीक है। इस हिसाब से x का आंसर आएगा x = +2। तो यहाँ पे हमने अभी कैलकुलेट कर लिया है चार्ज ऑन Fe जो कि हो जाएगा +2। तो इसका मतलब Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया यहाँ पे? +2। तो इस तरीके से हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। काफ़ी आसान है, बहुत ही सिंपल है। एक और एग्जांपल के साथ में हम लोग इसको देखते हैं कि अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर में अगर कोई चार्ज नहीं रहता है, अगर वो न्यूट्रल अगर है तो न्यूट्रल है तो कितना चार्ज रहेगा या फिर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा वो हम लोग भी देखेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये एग्जांपल है प्लैटिनम, क्लोरीन और इथिन डायमाइन। तो इथिन डायमाइन जो है यहाँ पे जो हमारा कॉम्प्लेक्स है इसके ऊपर में देखो, यहाँ पे आपको कोई भी चार्ज नहीं दिया है, कॉम्प्लेक्स के ऊपर में कोई भी चार्ज नहीं है, और हमको इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लैटिनम हमको कैलकुलेट करना है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लैटिनम हमको कैलकुलेट करना है, वो अननोन है, इसलिए हम लोग कंसिडर करेंगे उसको एक्स कंसिडर करने के बाद में सेम इक्वेशन जैसा जब हमने लिखा था, x प्लस चार्ज ऑन Cl के ऊपर चार्ज कितना रहता है? सिंगल नेगेटिव, क्योंकि मोनोडेंटेड लिगेंड्स है, सिंगल नेगेटिव। और साथ में कितने क्लोरीन है? 2 क्लोरीन है, इसलिए 2 × -1 यहाँ पे टोटल चार्ज ऑन क्लोरीन बन जाएगा। उसके बाद में चार्ज ऑन En मतलब इथिलीन डायमाइन। तो इथिलीन डायमाइन के ऊपर में कितना चार्ज रहेगा? तो इथिलीन डायमाइन ये एक न्यूट्रल लिगेंड्स है, तो न्यूट्रल लिगेंड होने की वजह से उसके ऊपर में कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। तो इस तरीके से इथिलीन डायमाइन जो हो गया उसके ऊपर में चार्ज रहेगा 0। और ऐसे कितने इथिलीन डायमाइन है जो कि प्लैटिनम को अटैच है? ऐसे 2 लिगेंड्स वहाँ पे इथिलीन डायमाइन के प्रेजेंट है, 2 × 0। और चार्ज कॉम्प्लेक्स के ऊपर में 0 होने की वजह से हम लोग राइट हैंड साइड में भी 0 कंसिडर करेंगे। इसके बाद में हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद में हमको आंसर मिलेगा x = +2। इसका मतलब हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लैटिनम हो जाएगा 2। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लैटिनम कितना बना हमारा? 2। तो इस तरीके से हम लोग न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का या फिर जिसके ऊपर चार्ज नहीं दिया है ऐसे कॉम्प्लेक्स के सेंट्रल मेटल एटम का या आयन का हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे अगर पॉजिटिव रहता है तो आप उसको भी सेम फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो गाइज, अभी हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन या लिगेंसी क्या होता है।
इसको लिगेंसी भी कहते हैं या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहा जाता है सेंट्रल मेटल आयन का। तो ये काफ़ी सिंपल है। सिंपली हमको ये कैलकुलेट करना होता है कि कितने लिगेंड्स सेंट्रल मेटल एटम को अटैच है, वो हो जाता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर या फिर लिगेंसी जिसको हम लोग कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखो प्लैटिनम को कितने क्लोरीन अटैच है, 6 क्लोरीन अटैच है। और प्लैटिनम कौन सा लिगेंड है, यूनिडेंटेड लिगेंड्स है। तो उसके वजह से 6 क्लोरीन अटैच है प्लैटिनम को, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया फ्रेंड्स, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। ठीक है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लैटिनम हो जाएगा 6। डायरेक्टली आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने लिगेंड्स अटैच हैं। जितने लिगेंड्स अटैच है उतना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। या फिर अगर हम लोग देखेंगे कि जैसे कि हेक्साडेंटेड लिगेंड्स हैं, हेक्साडेंटेड लिगेंड में कितने पॉइंट ऑफ अटैचमेंट्स रहेंगे, 6 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट्स रहेंगे। जैसा कि EDTA, इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड। ठीक है, तो अमाइन के 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स सेंट्रल मेटल आयन के साथ में रहेंगे और उसके साथ में 4 एसिटिक एसिड के सेंट्रल मेटल आयन के साथ में कोऑर्डिनेट कंपाउंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा। जैसे हमने देखा था EDTA में कि जो हेक्साडेंटेड लिगेंड्स में, तो हेक्साडेंटेड लिगेंड्स में वो 6 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट्स होने की वजह से वहाँ पे भी उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। तो वैसे ही मोनोडेंटेड लिगेंड्स में कैलकुलेट करना काफ़ी आसान होता है। जितने नंबर ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड्स उतना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग एक और यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे है हमारा निकेल और उसके साथ में अटैच है 4 अमाइंस। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखो कि अमाइन कौन सा लिगेंड है। अमाइन में पॉइंट ऑफ अटैचमेंट्स कितने हैं, तो अमाइन में कितने पॉइंट ऑफ अटैचमेंट्स हैं, एक ही पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, सिंगल पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है। तो इस तरीके से वो बन जाता है यूनिडेंटेड लिगेंड्स। तो यूनिडेंटेड लिगेंड्स निकेल को जो अटैच है, कितने यूनिडेंटेड लिगेंड्स अटैच है, देयर आर 4 यूनिडेंटेड लिगेंड्स आर अटैच टू दी निकेल एटम। तो निकेल को 4 यूनिडेंटेड लिगेंड्स अटैच होने की वजह से उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बन जाता है 4। इस तरीके से डायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। सो गाइज, अभी हमने देखा लिगेंड के बारे में। अभी हम लोग देखेंगे वर्नर थ्योरी, वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। वर्नर वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु पुट हिज पोस्टुलेट फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो उसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं, जो पोस्टुलेट्स हमको एज इट इज़ पढ़ने हैं और हम लोग चलते चलते उसको देखेंगे कि एग्जैक्टली उसके पोस्टुलेट्स क्या कहना चाहते हैं। और वो जो पोस्टुलेट्स उसने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में या कॉम्प्लेक्सेस के बारे में जो रखा था, तो उसको हम लोग एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे भी। तो सबसे पहला पोस्टुलेट है वर्नर के थ्योरी के बोलने के हिसाब से क्या था कि द मेटल इन अ कॉम्प्लेक्स पजेस 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। उसका कहना था कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने वाला जो मेटल होता है वो 2 टाइप के वैलेंसीज पजेस करता है। कौन सी वैलेंसी? सबसे पहली प्राइमरी वैलेंसी, दूसरी है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी, उसके बोलने के हिसाब से प्राइमरी वैलेंसी जो है वो आयोनाइजेबल होती है और सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो नॉन आयोनाइजेबल होती है। हमने लिगेंड्स में देखा ही है। प्राइमरी वैलेंसी उसको कहेंगे जो लिगेंड्स के मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर में जो अटैच होती है वो प्राइमरी वैलेंसी हो गई, और स्क्वायर ब्रैकेट के जो अंदर में अटैच रहेगी वो सेकेंडरी वैलेंसी, जो कि नॉन आयोनाइजेबल रहेगी। वो आयोनाइज नहीं होती है, हमने देखा है लिगेंड्स में। ठीक है, कि लिगेंड्स जो होते हैं वो आयोनाइज नहीं होते, हालांकि जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर में जो वैलेंसी होती है वो आयोनाइज होती है। दूसरा उसका पोस्टुलेट ये था कि प्राइमरी वैलेंसी जनरली सेटिस्फाइड बाय अनायंस। वर्नर के कहने के हिसाब से जो प्राइमरी वैलेंसी है जनरली वो अनायंस होती है। अनायन मतलब निगेटिवली चार्ज आयंस। ठीक है, निगेटिवली चार्ज आयन, जैसे कि यहाँ पे है क्लोरीन, क्लोरीन हो गया, CN हो गया मतलब नाइट्राइल हो गया जिसको हम लोग CN कहते हैं, OH हो गया। ठीक है, तो ये जनरली अनायंस है। तो उसके कहने के हिसाब से प्राइमरी वैलेंसी जो है जनरली अनायंस होती है। ठीक है, तो ये वर्नर्स के थ्योरी के पोस्टुलेट्स हैं। इसके पहले हमने ये भी देखा है कि हालांकि कटायंस भी कॉम्प्लेक्सेस से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, बट उसने यहाँ पे वो चीज़ यहाँ पे रखा नहीं है या फिर उसके बारे में बताया नहीं है। बस उसने ये कहा है कि प्राइमरी वैलेंसी जो होती है
वो जनरली अनायंस होती है। जनरली मतलब मोस्ट ऑफ द कंपाउंड में अनायंस ही होती है। उसका कहना ये नहीं था कि वो कटायन नहीं हो सकती, उसका बोलना ये था कि वो जनरली अनायंस होगी। मतलब ये एक उसका सेंटेंस था कि द प्राइमरी वैलेंसी जनरली सेटिस्फाइड बाय अनायंस। उसके बाद में सेकेंडरी वैलेंसी फॉर मेटल आयन आर फिक्स एंड सेटिस्फाइड बाय आइदर अनायंस और न्यूट्रल लिगेंड्स। ये पॉइंट नोट डाउन करने के साथ जो कि सेकेंडरी वैलेंसी होगी, सेकेंडरी वैलेंसी मीन्स लिगेंड्स, जिसको हम लोग लिगेंड्स कहते हैं। तो सेकेंडरी वैलेंसी जो होगी जो नॉन आयनाइजेबल होती है, लिगेंड्स कभी आयोनाइज नहीं होते, ठीक है। तो लिगेंड्स जो होंगे वो एक तो अनायन होंगे या न्यूट्रल होंगे, मतलब निगेटिवली चार्ज होंगे या फिर न्यूट्रल होंगे। तो अभी हमने एक एग्जांपल देखा था कि उसमें क्लोरीन और इथिलीन डायमाइन दोनों अटैच थे, ठीक है, किसके साथ में, प्लेटिनम के साथ में। तो उसमें क्लोरीन निगेटिव है और इथिन डायमाइन जो है वो क्या है, न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल एक तो न्यूट्रल रहेगा या फिर वो अनायन रहेगा। अनायन या न्यूट्रल लिगेंड्स जो होंगे वो सेकेंडरी वैलेंसी कहलाए जाएंगे। सेकेंडरी वैलेंसी जो होगी वो एक तो अनायंस या फिर न्यूट्रल टाइप की होगी जो कि नॉन आयनाइजेबल होती है। और सीधी सी बात है फ्रेंड्स कि अगर मेटल को अगर जुड़ना है तो एक तो उसने निगेटिव होना चाहिए तभी वो मेटल के साथ में जुड़ेगा, मतलब अनायंस होना चाहिए या फिर न्यूट्रल होना चाहिए, ठीक है, तो तभी वो मेटल के साथ में जुड़ेगा। और लिगेंड्स नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी आर इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन नंबर किस पर से कैलकुलेट किया था कि कितने लिगेंड से हमारा सेंट्रल मेटल आयन जुड़ा हुआ है, ठीक है, या फिर पॉलीडेंटेड लिगेंड्स में कितने पॉइंट ऑफ अटैचमेंट्स पे वो सेंट्रल मेटल एटम अटैच है उस लिगेंड को, ठीक है। तो वो हो जाता था हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। और वर्नर के थ्योरी के हिसाब से नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी जो होगी वो सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होगी। एक ही चीज़ है, जैसे कि कोऑर्डिनेशन नंबर या फिर नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसीज, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर उतना ही सेकेंडरी वैलेंसी, यही कहना था वर्नर का। उसके बाद में लास्ट और आखिरी पोस्टुलेट्स हम लोग कह सकते हैं सेकेंडरी वैलेंसी हैव फिक्स स्पैटियल अरेंजमेंट अराउंड द मेटल आयन। ये बताता है उसके ज्योमेट्री के बारे में। जैसा कि वर्नर के कहने के हिसाब से सेकेंडरी वैलेंसी जो है उसमें एक फिक्स स्पैटियल अरेंजमेंट रहेगा। फिक्स स्पैटियल अरेंजमेंट का मतलब वो लिगेंड्स जो अटैच रहेंगे वो एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री में अटैच रहेंगे। और हमने पढ़ा है कि ज्योमेट्री बनती क्यों है, ज्योमेट्री बनती है उनके बॉन्ड के, मतलब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगी उसके रिपल्शन की वजह से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से वो एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल शेप ले लेते हैं और उस शेप में वो अरेंज हो जाते हैं जहाँ पे मिनिमम रिपल्शन हो जाता है, मतलब रिपल्शन जहाँ पे मिनिमम रहेगा वहाँ पे वो अरेंज हो जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी जो है उसका एक फिक्स स्पैटियल अरेंजमेंट रहेगा। जैसे कि यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि एक एग्जांपल है, जैसे कोबाल्ट को 6 अमाइन मतलब अमोनिया ग्रुप जुड़ा हुआ है और सेकेंडरी प्राइमरी वैलेंसी है Cl3, मतलब क्लोरीन जुड़ा हुआ है, वहाँ पे 3 क्लोरीन एटम्स वहाँ पे जुड़े हुए हैं, जो कि क्लोरीन जब हम लोग इसको जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद में क्लोरीन वहाँ पे आयनाइज हो जाएगा, तो ये हो जाता है हमारा प्राइमरी वैलेंसी। लेकिन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर में जो अमाइन है या अमोनिया है वो अमोनिया सेपरेट नहीं होगा, आयनाइज नहीं होगा, तो इस तरीके से वो बन जाता है सेकेंडरी वैलेंसी। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 6 अमोनिया उसको अटैच है, इसका मतलब वहाँ पे नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हो गए, 6 हो गए, तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई, 6। तो सेकेंडरी वैलेंसी यहाँ पे बन जाएगी 6। तो यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी 6 होने की वजह से इसका एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल शेप रहेगा। तो जहाँ पे 6 लिगेंड्स अटैच होते हैं जनरली वो ऑक्टाहेड्रल शेप का बन जाता है। ऑक्टाहेड्रल शेप आपने इसके पहले ज्योमेट्री पढ़ी है, 11th में हमको ज्योमेट्री के बारे में हुआ है कि ज्योमेट्री कैसी होती है। तो जहाँ पे 6 लिगेंड्स अटैच रहेंगे वहाँ पे उसकी ज्योमेट्री बन जाती है ऑक्टाहेड्रल शेप की। तो ऑक्टाहेड्रल शेप हम लोग इस चैप्टर में भी ज्योमेट्री के बारे में बात करेंगे,
वैसे आपने जो 11th में जो ज्योमेट्री पढ़ा है एटम्स का बारे में, जो आपको ज्योमेट्री जो हुआ है वो ज्योमेट्री आपने एक बार रिवाइज करना है। वो एक बार ज्योमेट्री रिवाइज होने के बाद में आपको शेप्स उसके रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। वैसे हम लोग इसमें देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा ही कि ज्योमेट्रिकल शेप कैसे होते हैं इसके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन अगर आप रिवाइज करेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो ऑक्टाहेड्रल शेप, ऑक्टाहेड्रल शेप में यहाँ पे क्या होता है कि ये जो आपको 4 दिख रहे हैं NH3, ये ऐसे एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे। NH3 एक जुड़ के बनाएगा स्क्वायर, ठीक है। और ये जो NH3 है ये ऊपर की तरफ में और ये NH3 नीचे की तरफ में जुड़ा हुआ रहेगा। एक मतलब 4 NH3 जो है वो बनाएंगे एक प्लेन कागज के जैसा, और ऊपर और नीचे का NH3 जो है उस कागज को परपेंडिकुलर रहेंगे ऊपर और नीचे में, ठीक है, जहाँ पे सेंटर में रहेगा कोबाल्ट, ठीक है। तो इस तरीके से ऊपर वाला टॉप वाला जो NH3 है वो चारों NH3 से जुड़ा हुआ रहेगा, और नीचे वाला टॉप NH3 वो भी 4 कॉर्नर से जुड़ा हुआ रहेगा। इस तरीके से ये बन जाता है ऑक्टाहेड्रल शेप। अगर हम लोग उसको जोड़ते हैं तो ऑक्टाहेड्रल शेप हमको दिखता है। तो इसको हम लोग ऑक्टाहेड्रल शेप कहते हैं। और इस तरीके से वर्नर थ्योरी के पोस्टुलेट्स थे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। काफ़ी आसान है। सबसे पहला पोस्टुलेट ये कहता है कि जो मेटल आयन जो होता है कॉम्प्लेक्सेस में वो 2 वैलेंसी पजेस करता है, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। फिर हमको प्राइमरी के बारे में बताना है कि प्राइमरी वैलेंसी जनरली सेटिस्फाइड बाय अनायंस, ठीक है। फिर प्राइमरी के बारे में बता दिया आपने। फिर सेकेंडरी के बारे में बताना है कि सेकेंडरी वैलेंसी फॉर द मेटल आयन आर फिक्स, वो फिक्स होते हैं, ठीक है, एंड सेटिस्फाइड आइदर अनायन और न्यूट्रल आइटम, न्यूट्रल लिगेंड्स, और नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसीज आर इक्वल्स टू कोऑर्डिनेशन नंबर। और लास्ट होता है उसके ज्योमेट्री के बारे में। सेकेंडरी वैलेंसीज हैव फिक्स स्पैटियल अरेंजमेंट अराउंड दी मेटल आयन, मतलब मेटल आयन के अबाउट उसका एक फिक्स स्पैटियल अरेंजमेंट रहेगा, ठीक है। इस तरीके से सिंपल से 4 पोस्टुलेट्स है वर्नर थ्योरी के, और एक एग्जांपल के साथ में हमको एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनाइजेशन स्फीयर हमको बताना है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर मतलब जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में रहेगा, आयोनाइजेशन स्फीयर मतलब जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर में रहेगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। सो गाइस, अभी हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस मतलब कॉम्प्लेक्स को 2 बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहला तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ लिगेंड्स, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ लिगेंड्स, मतलब जो लिगेंड्स जो होते हैं कॉम्प्लेक्स को किस टाइप के लिगेंड्स अटैच है उसके ऊपर में हम लोग उसको क्लासिफाई करते हैं। तो उसका क्लासिफिकेशन सबसे पहले 2 कैटेगरीज में होगा, एक है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स और दूसरा है हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो गाइज होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, होमोलेप्टिक, होमो मतलब सेम, होमो का मतलब होता है सेम, एक जैसे कॉम्प्लेक्सेस, एक जैसे लिगेंड्स। जैसा कि यहाँ पे होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में आप एक पॉइंट लिख सकते हैं, ओनली 1 टाइप ऑफ लिगेंड्स अटैच टू द सेंट्रल मेटल आयन, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही टाइप का लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन को अटैच रहेगा। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल में हम लोग देख ही रहे, कोबाल्ट को अमोनिया अटैच है, 6 अमोनिया आर अटैच टू द कोबाल्ट, ठीक है। तो ये जो अमोनिया है, ये अमोनिया मतलब एक ही वहाँ पे अमोनिया ही है जो अकेला ही अटैच है कोबाल्ट को, और जो 6 अमोनिया है मतलब देयर आर 6 अमोनिया, मतलब वहाँ पे कोई भी 6 में कोई भी दूसरा कोई लिगेंड अटैच नहीं है उसको, ठीक है। यहाँ पे एक ही टाइप का लिगेंड उसको अटैच होने की वजह से ये बन जाता है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। वही हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो मोर देन 1 टाइप ऑफ लिगेंड्स जब अटैच होते हैं सेंट्रल मेटल आयन को तो हम लोग उसको कहते हैं हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखो आप, एग्जांपल में कोबाल्ट को अमोनिया तो अटैच है, देयर आर 4 अमोनिया आर अटैच टू द कोबाल्ट एज वेल एज देयर आर 2 क्लोरीन्स आर अटैच टू द कोबाल्ट आल्सो, मतलब यहाँ पे 2 क्लोरीन और 4 अमोनिया अटैच है। मतलब कोबाल्ट के पास में 6 लिगेंड्स है, लेकिन उसमें 4 अमोनिया है तो 2 क्लोरीन है, 4 अमोनिया और 2 क्लोरीन्स आर अटैच,
ठीक है। तो इसमें दो टाइप के लिगेंड्स कोबाल्ट को अटैच है, मतलब सेंट्रल मेटल आयन के पास में दो टाइप के लिगेंड्स अटैच होने की वजह से इसको हम लोग कहेंगे हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है। उसके बाद में आता है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है। तो चार्ज चार्ज कैसा हो सकता है? एक तो चार्ज कैटोनिक होगा या एनोनिक होगा या फिर न्यूट्रल होगा। तो वही है सिंपली कि कैटोनिक कॉम्प्लेक्स किसको कहेंगे? जिस कॉम्प्लेक्स के ऊपर में जो भी कोऑर्डिनेशन स्पीयर है, उस स्पीयर के ऊपर में जो चार्ज है अगर वो पॉजिटिव है तो वो कैटोनिक कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, क्योंकि कैटायन के ऊपर में कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स स्पीयर के ऊपर में, कोऑर्डिनेशन स्पीयर के ऊपर में कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव होने की वजह से ये बन जाता है कैटोनिक कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे आप दूसरा एक एग्जांपल देख सकते हो, कोबाल्ट जिसको 5 अमोनिया जुड़े हुए हैं, साथ में क्लोरीन जुड़ा हुआ है और प्राइमरी वैलेंसी SO4 भी साथ में बाहर में जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो अभी इसको हम लोग कैटोनिक में कैसे कैटेगराइज करेंगे? जब हम लोग इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो इसका आयोनाइजेशन होगा। आयोनाइजेशन होने के बाद में SO4 के ऊपर में कौन सा चार्ज आता है? निगेटिव चार्ज आता है। तो इसके हिसाब से SO4 के ऊपर में 2 निगेटिव चार्ज आएगा और सेम अपोजिट चार्ज पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर में आएगा? कोऑर्डिनेशन स्पीयर के ऊपर में। तो इस तरीके से इसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज आ गया और SO4 के ऊपर में निगेटिव चार्ज आ गया। SO4 के ऊपर में 2 निगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक है। तो SO4 के ऊपर में 2 निगेटिव चार्ज आ गया। तो इसके हिसाब से हमारा कोऑर्डिनेशन स्पीयर पॉजिटिवली चार्ज होने की वजह से ये आ जाएगा कैटोनिक कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में। उसके बाद में आते हैं हम लोग एनोनिक कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल अपोजिट, आसान है। निगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन स्पीयर, सिंपल। आयनायन के ऊपर में कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है। निगेटिव चार्ज, तो इसके हिसाब से हमारा स्पीयर, कोऑर्डिनेशन स्पीयर अगर निगेटिवली चार्ज अगर है तो वो आ जाएगा अनोनिक कॉम्प्लेक्स में। किस में आ जाएगा? अनोनिक कॉम्प्लेक्स में। तो वैसे ही यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे में पोटेशियम एक प्राइमरी वैलेंसी के फॉर्म में अटैच है, फेरस और उसके साथ में साइनाइड लिगेंड्स है। तो यहाँ पे जब हम लोग इसको आयोनाइज करेंगे, वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद में क्या होगा? पोटेशियम के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये बन जाएगा थ्राइस के पॉजिटिव। ये कितना बन जाएगा? थ्राइस के पॉजिटिव। और FeCN/6 के ऊपर में 3 निगेटिव चार्ज आएगा। कितना चार्ज आएगा? 3 निगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से निगेटिव चार्ज होने की वजह से हमारा कोऑर्डिनेशन स्पीयर बन जाता है या अनोनिक कॉम्प्लेक्स के कैटेगरी में आ जाता है। उसके बाद में आता है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मीन्स, न्यूट्रल मीन्स नो चार्ज। जिस मतलब उसके ऊपर में अगर कोई चार्ज नहीं है, जिसके ऊपर में कोई चार्ज नहीं है, वो आ जाता है न्यूट्रल में। तो इस तरीके से वो बन जाएगा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में कोई चार्ज नहीं है, उसके वजह से हम लोग इसको न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि प्लैटिनम के साथ में अमोनिया जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है, लेकिन इस स्पीयर के ऊपर में कोई भी चार्ज नहीं है, तो ये न्यूट्रल है। वैसे ही निकल के साथ में यहाँ पे निकल के साथ में यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ा हुआ है। 4 कार्बन मोनोऑक्साइड आर अटैच टू द निकल। ठीक है। लेकिन उसके स्पीयर के ऊपर में कोई चार्ज है क्या? नहीं। तो उसके ऊपर में कोई चार्ज नहीं होने की वजह से वो आ जाता है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस में। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का खत्म होता है। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, देयर आर 2 बेसिस ऑन विच complexes are categorized. First one is on the basis of types of ligands, another is on the basis of charge on the complex. First, then in type of complex there are 2 types of complex, homoleptic complex, heteroleptic complex. Homoleptic complex में कौन आएगा? only one type of ligands जब अटैच रहेंगे कॉम्प्लेक्स सेंट्रल मेटल एटम को, तो उसको कहेंगे हम लोग होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। एंड मोर देन one type of ligand when attached to the central metal ion, then that complex comes under the category of heteroleptic complex. जब बात आती है on the basis of charge on the complex, तो 3 टाइप के चार्ज होते हैं। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव और एक होता है न्यूट्रल, मतलब नो चार्ज। ठीक है। तो पॉजिटिव है तो कैटायन, मतलब कैटोनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है। निगेटिव चार्ज है तो अनोनिक कॉम्प्लेक्स और न्यूट्रल है तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स।
इस तरीके से इसको कैटेगराइज करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इसके IUPAC नेमिंग कैसे होते हैं, मतलब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के IUPAC नेम क्या होंगे, किसी कॉम्प्लेक्स का IUPAC नेम कैसे लिखा जाता है, साथ में IUPAC नेम पर से हम लोग उसका कॉम्प्लेक्स मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे बनाएंगे उस कॉम्प्लेक्स का, ये हम लोग देखेंगे। और मैं काफ़ी आसान तरीके से आपको बताऊंगा। और IUPAC नेम एक बार आप लेक्चर अगर अटेंड कर लेंगे तो IUPAC नेम आप लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे, आसानी से आप उसको लिख पाएंगे। इतने सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा, काफ़ी आसान है IUPAC नेम, और इसमें IUPAC नेम के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है एग्ज़ाम में, तो इसलिए वो इम्पोर्टेंट भी है काफ़ी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं IUPAC नेम के साथ में। सो तब तक के फ्रेंड्स, सी यू अगेन।